गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास में जो मेरा पेपर है वो है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं बैंकों द्वारा साख का सृजन। बैंकों द्वारा साख का सृजन यानी कि बैंकों के द्वारा जो मुद्रा का निर्माण किया जाता है ना, मुद्रा का निर्माण वो कैसे कर सकती है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और जिस मुद्रा का वो निर्माण करती है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करती है या किस में बांटती है इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मुद्रा यानी कि साख मुद्रा क्या होती है। ठीक है, साख या मुद्रा क्या होती है या बैंकों के द्वारा जो मुद्रा का निर्माण किया जाता है या साख का निर्माण किया जाता है वो क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बताया हुआ यहाँ पे बैंक जिस मुद्रा का निर्माण करती है उसे ही साख मुद्रा कहते हैं। ठीक है, बैंक जिस मुद्रा का निर्माण करती है उसे ही क्या कहते हैं हम? साख मुद्रा कहते हैं। अर्थात वो मुद्रा किस रूप में वो उस साख को वो साख का निर्माण वो किस रूप में कर रही है। देखो, एक तो पेपर करेंसी के रूप में करती है मुद्रा का निर्माण, है ना, करती है, पेपर के रूप में करती है, पेपर करेंसी के रूप में करती है। ठीक है, इसके बाद कॉइन के रूप में भी मुद्रा का निर्माण करती है। आपने देखा कॉइन्स भी कुछ आते हैं मुद्रा के रूप में बैंक के, है ना। इसके अलावा भी कई सारी चीजें जैसे बैंक चेक का निर्माण करती है ना। चेक भी एक मुद्रा का आधार होता है कि नहीं होता? चेक जो होता है वो मुद्रा का आधार होता है, यानी कि आप अगर किसी व्यक्ति को, आपके पास अगर चेक है और आप किसी भी व्यक्ति को उसमें मुद्रा अंकित करके अगर आप उसको देते हो, है ना, सिग्नेचर करके अगर आप देते हो और अगर बैंक उसे वेरीफाई कर लेती है तो फिर वो उससे भुगतान किया भी जा सकता है और उससे जमा भी किया जा सकता है। भुगतान और जमा दोनों का ही वो चेक क्या करती है, काम करती है। ठीक है, तो यहीं पे आगे बात करते हैं बैंक जिस मुद्रा का निर्माण करती है उसे ही साख मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, साख मुद्रा का संचालन व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, साख मुद्रा का संचालन व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि जितनी भी व्यापारिक बैंकें होती हैं, आपको देखा होगा कि वहां पे लेन देन बहुत ज्यादा कैसा होता है, भारी मात्रा में होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि व्यापारिक बैंकों में ये लाख 2 लाख की तो बात ही नहीं होती, वहां तो हजारों, है ना, क्या बोलते हैं कि कई लाख में वहां पे बातें होती है ना, क्योंकि कोई भी व्यापारी होगा वो छोटी मोटी रकम तो जमा करेगा नहीं, क्योंकि व्यापारिक जो बैंकें होती हैं वहां पे जितने भी कस्टमर होते हैं, जितने भी व्यापारिक कस्टमर होते हैं उनके जो खाते होते हैं बहुत उसमें होते हैं, करंट अकाउंट में खाते होते हैं और वो पैसे का जो लेन देन करते हैं वो लाखों में करते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, है ना, ऐसे करते हैं। तो अब 10 लाख 20 लाख 50 लाख अगर कोई भी व्यक्ति डेली जमा कर रहा है, डेली निकाल रहा है, तो वो क्या पैसे निकालेगा? क्या नहीं निकालेगा। पैसे निकालेगा कब तक गिनेगा? तो उसका जो वो होता है, विनियोग होता है उसका जो मुद्रा का, वो किस में होता है? चेक के रूप में किया जाता है कि अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो हमने 1 लाख की चेक काट के दे दी और आपने उसका बैंक में सबमिट कर दिया। समझ गए ना? तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि साख मुद्रा का संचालन व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। समझ गए ना? जी सर। क्योंकि यहाँ पे जो वर्क होता है वो चेक के रूप में होता है। समझ गए ना? चेक के, इसका संबंध बैंकों में स्थित जनता की उस जमा से है जिस पर लिखे गए चेकों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। देखो नीचे आ गया कोई चीज, समझ गए ना? जी सर। कि इसका संबंध बैंकों में स्थित जनता की उस जमा से है जिस पर लिखे गए चेकों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। अगर आप एक व्यापारी हैं और आपने आपका अगर कोई अकाउंट है जिसे हम करंट अकाउंट बोलते हैं, अगर आपने बैंक में खुला रखा है और वो व्यापारिक बैंक है तो वहां पे आप जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो चेक के रूप में, आपने जो पैसा वहां पे जमा कर रखा है उसे आप चेक के रूप में निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी दूसरे व्यापारी को पैसा देना है 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए, तो आप वो चेक दे दीजिए, पैसे देने की जरूरत नहीं, आप वो चेक दे दीजिए, वो व्यक्ति उसी खाते के चेक को अपने खाते में लगाएगा और आपका पैसा उसके खाते में
20 लाख पहुंच जाएगा वो चेक के रूप में। समझ गए ना? तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस पर लिखे गए चेकों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। ठीक है, चेक बैंकों में जमा मुद्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि आपका अगर व्यापारिक बैंक में अगर करंट अकाउंट है, ठीक है, आप एक व्यापारी हैं, तो आपका जो पैसा जमा है उस पैसे का प्रतिनिधित्व कौन करता है? चेक करता है। समझ गए ना? वो चेक क्या करेगा? आपका प्रतिनिधित्व करेगा किसका? जमा पूंजी का। समझ गए? किसका करेगा? जो आपकी जमा पूंजी है या जो आपकी मुद्रा है उसका वो प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है चेक मुद्रा के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे साख मुद्रा या बैंक मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे बढ़िया उदाहरण निकल के आया चेक का, जो साख मुद्रा का काम करती है चेक। ठीक है, चेक में एक और बढ़िया सिस्टम होता है कि कोई खोने का डर नहीं होता है, गिरने का डर नहीं होता है, ले जाने का डर नहीं होता है ना? किसी प्रकार की गलती का कोई डर, क्योंकि आप पैसे गिन रहे हो सकता है कि गलती से उसमें 10-20 नोट आप एक्स्ट्रा गिन दो या कम गिन दो, तो डर रहता है ना। लेकिन चेक में क्या है? एक लिखा रहता है कि हाँ हमने 1 लाख रुपए की चेक दी, तो वो 1 लाख ही आपके खाते से डिडक्ट होगा, है ना, डेबिट होगा। समझ गए ना? आगे दिया हुआ है इसका डेफिनेशन है फॉर्म के अनुसार, वो क्या कहते हैं? गौड़ जमा का निर्माण, गौड़ जमा का निर्माण साख निर्माण कहलाता है। मतलब जो आपने पहले से अपने खाते में जमा कर रखी है रकम, समझ गए ना? आपने जो खाते में पहले से जो रकम जमा कर रखी है उसी रकम को क्या कहते हैं? हम साख मुद्रा कहते हैं, जिसे हम चेक के रूप में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन में प्रयोग कर रहे हैं। समझ गए ना? समझ गए ना? गौड़ जमा मतलब पहले से आपके पास जमा है रकम, मुद्रा आपके पहले से जमा है, उसी मुद्रा की उन्होंने आपने क्या किया? चेक इशू करा दी और उसका आप व्यापारिक रूप में क्या काम कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो या प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है न्यूलैंड के अनुसार, वो क्या कहते हैं? साख निर्माण में या साख निर्माण से अभिप्राय व्यापारिक बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे ऋण देकर या प्रतिभूतियों में विनियोग करके गौड़ जमा का विस्तार करते हैं। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि जो करंट अकाउंट होते हैं, ठीक है, करंट अकाउंट की लिमिट बन जाती है। समझ गए ना? क्या बन जाती है? लिमिट। लिमिट क्या बन जाती है कि आप चाहो तो बैंक से क्या ले सकते हो? ऋण ले सकते हो। जैसे आपकी लिमिट अगर 20 लाख की है तो आप 20 लाख तक की चेक क्या कर सकते हो? इशू कर सकते हो। समझ गए? एक लिमिट बन जाती है, भले आपके खाते में पैसा नहीं है। समझ गए ना? पहले तो हम क्या किसकी बात कर रहे थे? जमा मुद्रा की बात कर रहे थे कि आपके पास अगर कोई जमा पूंजी है तो उसी का आप चेक दोगे। आपके खाते में अगर जमा है तभी तो आप पैसा दोगे। अगर जमा नहीं है तो अगर आपने चेक दे दिया है तो वो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, फेल हो जाएगा वो। समझ गए? और अगर बाउंस हो जाता है तो उसमें FIR भी हो सकती है। समझ गए ना? FIR भी हो सकती है क्योंकि आपके खाते में पैसा नहीं था, फिर भी आपने ग्राहक को या अपने प्रतिनिधित्व को क्या किया? आपने जो चेक दिया है वो गुमराह करने के लिए दिया है, इसका आरोप लग के आप पे FIR हो सकती है। लेकिन अगर करंट अकाउंट है आपका और अगर उसकी लिमिट है कि आप इतने तक का चेक दे सकते हो, 20 लाख तक की, है ना, 50 लाख तक की, 1 करोड़ तक के पैसे का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। लेकिन जब भी आपके पास पैसा होगा और आप जब जमा करोगे तो वो ब्याज समेत आपका पैसा काट लेगा। अगर समझ गए ना? मैंने जैसे आपके खाते में पैसे नहीं है लेकिन फिर भी आपने 2 लाख की चेक दे दी, आपकी लिमिट है 10 लाख की, आप 10 लाख तक की चेक दे सकते हो। आपकी लिमिट से पहले मतलब लिमिट के अंदर ही आपने क्या किया? 2 लाख की चेक किसी भी व्यापारी को दे दी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वो निकाल सकता है पैसा बैंक। ठीक है, वहां से आपके खाते से निकल आएगा पैसा। ठीक है, लेकिन जब आप जमा करोगे मतलब जैसे आपने 5 लाख जमा करे, 2 लाख तो आपका ऋण ही था, तो वो 2 लाख ऋण भी कट गया। ठीक है, साथ में 10,000 ब्याज भी कट गया उसका।
मतलब 2,10,000 उन्होंने काट लिया। अब आपके पास कितना 5 लाख जमा किया तो कितना शेष रह गया, वो आपका क्रेडिट होगा, वो जमा दिखाएगा। समझ गए ना, बाकी आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये भी इसमें होता है, समझ गए ना, ये चीज समझ में आई? बिल्कुल। आगे दिया हुआ है मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण। मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण का मतलब क्या है कि मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण करेंसी या मुद्रा गुणक के रूप में निकाला जा सकता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि मुद्रा की पूर्ति बैंक कैसे करती है। समझ गए ना कि बैंक को कैसे पता रहता है कि उसके पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि वो सारे कस्टमर का वो कर सकती है, समझ गए, लेन देन कर सकती है। कैसे पता रहता है उसको कि इतना पैसा तो उसके खाते में होना ही चाहिए, मतलब उसके पास होना, अवेलेबल होना ही चाहिए। जैसे आप किसी बैंक में गए, समझ गए ना, जैसे आज सुबह ही आप किसी बैंक में पहुंच गए, समझ गए ना, और 10 कस्टमर ऐसे पहुंच गए कि जिनको 1 लाख चाहिए था, किसी को 5 लाख चाहिए था, किसी को 20 लाख चाहिए था, किसी को, अब वो पूर्ति उसकी कैसे करे बैंक उसकी पूर्ति कैसे करे, उस पैसे की पूर्ति कैसे करे? क्या वो पहले से बैंक में खजाना खोल के रखे रहते हैं क्या? नहीं, कोई जमा करता है तो कोई निकालता है, कोई जमा करता है तो उसी से उठा के वो दे देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण करेंसी तथा मुद्रा गुणक के द्वारा निकाला जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसके आधार पे वो इसका अनुमान लगाते हैं कि आज लगभग कितना पैसा जमा हो सकता है और कितना पैसा निकाला जा सकता है, और हमें कितना पैसा पहले से बैंक में रखना होगा। हो सकता है कि डिमांड अगर आ जाती है तो हमें देना पड़ सकता है। समझ गए ना, तो वही चीज है। इसलिए आजकल पता है क्या है कि मुद्रा, इसलिए जो चल रहा है ट्रांजेक्शन, जो चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है कि आपको बैंक में जरूर जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिस्टम चल गया है कि आपको बैंक ना जाना पड़े। आपने बैंक में अगर पैसा जमा कर रखा है तो अगर आपको किसी को देना है तो आपको पैसे निकालना ना पड़े, आप ऑनलाइन उसको ट्रांसफर कर दो, तो उससे बैंक को भी सुविधा हो जाएगी। ये समझ गए ना। अब आप बैंक से 10 लाख रुपए मांगने चले जाओ और बैंक के पास पैसा नहीं है, उस टाइम पे प्रेजेंट में पैसा नहीं है, अवेलेबल नहीं है उनके पास, तो अब आप तो बवाल कर दोगे। तो बैंक ने सुविधा दे रखी है कि इनकेस कभी ऐसा हो सकता है तो आपको अगर किसी अन्य व्यक्ति को 10 लाख रुपए देना है तो आप ऑनलाइन कर दीजिए। समझ गए ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दीजिए, तभी ये सारी चीजें ऑनलाइन चली है। आप शॉपिंग करना है ऑनलाइन करिए, कुछ भी करना है आप ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन में क्या है कि जो करेंसी है ना उसका निर्धारण नहीं करना पड़ता, समझ गए ना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, m इक्वल स्मॉल m मल्टीप्लाई h, ठीक है, मल्टीप्लाई h, ठीक है। तो m का मतलब है मुद्रा की पूर्ति और m स्मॉल मतलब मुद्रा गुणक और h कैपिटल जो दिया है मौद्रिक आधार, ठीक है। इसको हमें मुद्रा की पूर्ति कैसे होगी ये आपको देखना है, निकालना है। मुद्रा की पूर्ति बैंक कैसे करती है वो देखना है, ठीक है। तो उसके लिए 2 चीजें बताई हैं, एक स्मॉल m मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है h, ठीक है। तो मौद्रिक आधार, सबसे पहले तो हमें मौद्रिक आधार और मौद्रिक गुणक दोनों को हमें समझना पड़ेगा कि ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, मुद्रा गुणक को अगर हम समझ लें, मुद्रा गुणक से अभिप्राय उस संख्या से है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मौद्रिक आधार में परिवर्तन होने पर मुद्रा की पूर्ति में कितने गुना परिवर्तन होगा, कितने गुना परिवर्तन होगा, ठीक है। मतलब मुद्रा गुणक से अभिप्राय उस संख्या से है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मौद्रिक आधार में परिवर्तन होने पर मुद्रा गुणक की पूर्ति में कितने गुना परिवर्तन होगा। आप देखते हो कि बैंक क्या करती है, पर डे देखती है कि लगभग कितने कस्टमर उसके पास आ रहे हैं, है ना, कितने लोग डेली की पर डे का ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना, पर डे कितने ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उस आधार पे यहाँ पे क्या करती है, संख्या लिखती है कि कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितना पैसा लेन देन हो रहा है, कितना जमा हो रहा है, कितना निकाला जा रहा है, समझ गए ना। संख्या एक अनुमान लगा लेते हैं, जैसे आपको पता है, जैसे यहाँ पे ये सीट है, ठीक है,
100 सीटें हैं, 100 लोगों के बैठने की जगह है, तो एक हम अनुमान लगा लेते हैं कि लगभग 20 से 22 बच्चा आता है तो यहाँ पे बैठ सकता है आराम से। अगर बच्चों की संख्या बढ़ जाए, डेली के इतने बच्चे आने लगे कि हमारा हॉल भर जाए और बच्चा कुछ बाहर खड़ा रहे, तो हम क्या करते हैं, संख्या से ही तो अनुमान लगा रहे हैं, समझ गए ना? संख्या से ही हम अनुमान लगा रहे हैं कि कितने व्यक्ति बैंक में आ रहे हैं और वो कितना पैसा निकाल रहा है और कितना जमा कर रहा है, संख्या के आधार पे, समझ गए ना? उस संख्या के आधार पे हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, समझ गए ना? समझ गए ना? आप लगा सकते हो ना अनुमान, नॉर्मली आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर 10 कस्टमर पर डे का आ रहा है तो 10 में से 2 व्यक्ति जमा करने आता है और 8 व्यक्ति निकालने आता है, समझ गए? और 2 व्यक्ति ने जो पैसा जमा किया वो टोटल जमा हो रहा है 2 लाख और जो 8 व्यक्तियों ने पैसा निकाला वो 4 लाख हो गया। तो इसके हिसाब से हमारे पास, मतलब हमारे बैंक के पास पर डे लगभग कितना बजट होना चाहिए, कम से कम 2.5 लाख रखा होना चाहिए, तब हम पूर्ति उसकी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि 2 लाख जमा हुआ, 4 लाख निकाला गया, ठीक है? तो हमने अपनी तरफ से 2 लाख शामिल किया उसमें, लगभग हमें 2.5 लाख के आसपास हमें एक होना चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए जिससे हम पूर्ति कर सकते हैं। जी सर। तो इसी से तो अनुमान लगाया है, बिल्कुल सर। ठीक है? तो ये चीज समझ में आई? बिल्कुल जी सर, आ गई। ठीक है, आगे दिया हुआ है मौद्रिक आधार, इसके अंदर करेंसी तथा कुल जमा राशि को शामिल किया जाता है। करेंसी और कुल जमा मतलब कितनी राशि आपके पास पहले से थी और जमा कितनी हुई, दोनों का टोटल, समझ गए ना? दोनों का टोटल शामिल किया जाता है, वही चीजें भी हमने किया थी, मौद्रिक आधार में परिवर्तन, ठीक है, शामिल किया जाता है। इस आधुनिक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आधार पर ही साख या मुद्रा की पूर्ति का निर्माण किया जाता है, ठीक है? तो यही चीज यहाँ पे प्लस करके दिखाया हुआ है कि मौद्रिक आधार और करेंसी दोनों को देखो उन्होंने प्लस कर दिया, प्लस अगर कोई और आउटसोर्सेस है कुछ, समझ गए ना, तो वो भी यहाँ पे हम शामिल कर सकते हैं, प्लस, है ना? मान लो जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग होते हैं वो एटीएम से पैसा निकाल के ले जाते हैं, कुछ कहीं से निकाल के ले जाते हैं, कोई चेक लेके आ जाता है, कोई कुछ लेके आ जाता है, तो कभी कभी कुछ और हो जाता है, तो और लोग जितने भी हैं वो भी इसमें हम, ठीक है? तो आगे समझ में? जी सर। ठीक है, थैंक्स।